हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मैं आई एम रजत मक्कड़ और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मुझे 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है जॉब में। और फॉर लास्ट सिक्स ईयर्स से मैं पोर्टफोलियो भी मैनेज करता हूँ, स्टॉक मार्केट के पोर्टफोलियो भी मैनेज करता हूँ और मेरा एक आईपीओ का चैनल भी है। तो ये जस्ट मेरा इंट्रोडक्शन था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये मैंने एक नई जो एक कोचिंग की साइट खोली है और इसमें कोचिंग का जो चैनल मैंने खोला है उसमें मैं 11th 12th और सीए एंट्रेंस के जो भी प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स हैं उसके वीडियोस बनाऊंगा जो कम्प्लीटली आप लोगों के लिए फ्री होंगे और इसको आप मल्टीपल टाइम्स आप वॉच कर सकते हैं। और इसमें मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स रखूंगा जो बिगिनर्स ऑफ अकाउंटेंसी जो सीखना चाहते हैं कि अकाउंटेंसी क्या है, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैट्स, तो आपको इसे डेफिनेटली इन चैनल से नॉलेज मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये है ये मेरा अकाउंटेंसी 11th क्लास के लिए है। ये फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैंने सब कुछ यहाँ पे पीपीटी पे रखा हुआ है, तो आपको बस इसमें सुनना है और जो मेरे एग्जांपल्स हैं वो देखने हैं। मैंने बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स लिए हुए हैं और आई होप दिस विल बी यूजफुल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो अकाउंटेंसी की जो डेफिनेशन है तो आप देखेंगे ये दिस इज जो डेफिनेशन जो यूज होती है वो है, 1 minute, I'll just have that point. Art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and event which are in part or at least of financial character and interpreting the results thereof. अगर आप इसे देखेंगे तो ये बहुत ही आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी लगेगी डेफिनेशन, बट अब मैं आपको बताता हूँ इसी चीज़ को हम एक छोटे से एग्जांपल के साथ करेंगे और आपको डेफिनेटली ये जो डेफिनेशन है दिस विल ये आपको इतनी टफ नहीं लगेगी। एग्जांपल लेते हैं इसी डेफिनेशन को समझने के लिए कि अकाउंटिंग है क्या। अब हम छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर आप ट्यूशन में जा रहे हैं, ठीक है, और ट्यूशन सपोज आप जो आपके घर से ट्यूशन में आपको आने जाने में 5 किलोमीटर लगते हैं, ठीक है, और उसमें आप ट्यूशन जिससे पढ़ते हैं उसको भी आप कुछ पैसे दे रहे हैं, राइट, और आप थोड़ी स्टेशनरी भी खरीद रहे हैं, ठीक है, और ये आप जो ट्यूशन जा रहे हैं 5 days a week है तो ले लेते हैं 4 days हैं, 4 weeks हैं, तो अराउंड 20 days पे आप जाते हैं, ठीक है। अब बेसिकली अभी आप इस डेफिनेशन को प्लीज़ एक सेकंड के लिए भूल जाइए, आप इस एग्जांपल में देखिए, ठीक है, कि आप ट्यूशन जा रहे हैं और ये 20 days जाते हैं एक महीने में और दैट इज़ 5 किलोमीटर फॉर है और उससे आप स्टेशनरी आपको डेफिनेटली ट्यूशन में चाहिए होगी, ठीक है। अब आप ट्यूशन में 5,000 रुपीज़ देते हैं, ठीक है, जिससे आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं। आप ट्रैवल करते हैं, सपोज कर लीजिए आपका 100 पर डे का आता है, अगर 100 पर डे का है तो 20 days का आपका 2,000 रुपीज़ आ रहा है। फिर आप स्टेशनरी लेते हैं, सपोज कर लीजिए कुछ बुक्स लेते हैं, कुछ रजिस्टर लेते हैं, कुछ पेन वेन लेते हैं, तो कुछ आपका ये 700 टोटल आ रहा है। अब आप जो करेंगे इसकी टोटल कॉस्ट देख रहे हैं कि भाई मेरी ट्यूशन जो पढ़ने जा रहा हूँ उसकी कॉस्ट क्या है, तो उसमें आप ट्यूशन जितना आप दे रहे हैं वो ऐड करेंगे, ट्रैवल कॉस्ट ऐड करेंगे, प्लस अपना स्टेशनरी ऐड करेंगे और ये आपको 7,700 करके वट एवर इज द फिगर इज कमिंग, ठीक है। अब आपका जो ऑनलाइन कोचिंग है सपोज कर लीजिए वो 1,000 रुपीज़ में पर मंथ में है, ठीक है, और आपको अब यहाँ से ये पता चल जाएगा क्योंकि सब कुछ आपने इसमें रुपी टर्म्स में कर दिया है कि भाई मेरे लिए ऑनलाइन कोचिंग अच्छी है या जो कोचिंग सेंटर जाना मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो जस्ट इस एग्जांपल में
7,700 से कंपेयर आप करेंगे 1,000, तो ऑफ कोर्स 1,000 कॉस्ट वाइज बोल रहा हूँ वो चीपर होगा, तो ये ऑनलाइन कोचिंग में आप जाएंगे। ये एग्जाम्पल अब आपको अकाउंट्स के लिए यूज़ करना है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है, और इसको आप किस तरह से अकाउंट्स में यूज़ करेंगे। अकाउंटिंग में सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो था यहाँ पे इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, सबसे पहले जो भी चीज होती है आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है, उसको लिखना है, ठीक है। आइदर आज के दिन में हम ERP पे कर सकते हैं, या पहले क्या होता था हम रजिस्टर्स में करते थे, एंड इनफैक्ट अभी छोटी कई कंपनीज में रजिस्टर में ही करते हैं। जो रजिस्टर्स होते हैं, अकाउंट्स के रजिस्टर्स होते हैं, हम उन्हीं पे लिखते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसमें रिकॉर्ड करना है, फिर उसको क्लासीफाई करना है। तो जैसे हमने ये रिकॉर्ड किया कि भाई ये हमने ये सारा रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है, फिर हमने उसको क्लासीफाई किया कि जो टोटल जो कॉस्ट है जैसे 7,700 की, उसमें 5,000 तो ट्यूशन के हैं, ठीक है, और जो ट्रैवल के हैं वो है 2,000, और स्टेशनरी के हैं 700, ठीक है। उसके बाद हमने समरी की। अब आप देखेंगे हमने जैसे ट्रैवल की जैसे समरी करी कि 100 पर डे पे रहे, तो 20 इंटू 100 अगर आप देखेंगे तो एवरी डे अगर मैं डालता 100 100 100 100 20 टाइम्स, तो यहाँ पर मैंने अगर मैं डालूंगा 20 इंटू 100 और ये 2,000 रुपीज आएगा। इस तरह से मैंने उसको समरी किया। मैं यहाँ पर अगर चाहूँ तो इसको 20 टाइम्स भी दिखा सकता हूँ, लेकिन ये 2,000 रुपीज एक समरी की तरह मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। तो ये मैंने समरी इसमें आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे 700 इसको मैंने आपको समरी में दिखाया है। तो उसके बाद हमने क्या किया, रिकॉर्ड भी कर दिया है, क्लासीफाई भी कर दिया है अपनी कॉस्ट को, जैसे ट्यूशन में, स्टेशनरी में और ट्रैवल में, और उसके बाद समरी भी कर दिया है इन अ सिग्निफिकेंट मैनर्स की, लाइक इस तरह से हमने किया है कि इसमें हम जो भी कि हम इंटरप्रेट कर पाएँ, कोई रिजल्ट को इंटरप्रेट कर पाएँ, ठीक है। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आप ट्यूशन जा रहे हो जो 5 किलोमीटर दूर है, स्टेशनरी आप उसमें यूज़ कर रहे हो 20 डेज तक, देन इट विल नॉट मेक अ सेंस। लेकिन इसको अगर हमने यही सबको मॉनेटरी टर्म्स में कर दिया है, तो हमें ये पता चल गया कि हमारी जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो 7,700 आ रही है, ठीक है। ये मीनिंगफुल टर्म है कि हमें सबको मॉनेटरी टर्म्स में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, ठीक है। इसमें जो भी जो नेचर होगा उसका वो फाइनेंशियल होना चाहिए, जो हमने मॉनेटरी टर्म्स में कर दिया है। और उसके बाद एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। अब आप इंटरप्रिटेट कर रहे हो रिजल्ट को कि मेरे ट्यूशन अगर मैं जा रहा हूं तो मुझे जो टोटल कॉस्ट पड़ रही है वो 7,700 है, ओके। और जब मैं यहां पर हूं ऑनलाइन कोचिंग में तो 1,000 है। अब ऑफ कोर्स कभी आप भी इंटरप्रेट करोगे, आपके फ्रेंड्स करेंगे, आपके क्या बोलते हैं पेरेंट्स करेंगे, तो आप एक रिजल्ट पे आ सकते हो कि कॉस्ट वाइज के हिसाब से कि ऑनलाइन जो क्लास है वो आपको सस्ती पड़ रही है। ये जस्ट एक एग्जांपल है। अकाउंट्स आगे हम बिल्कुल अब अंदर जाएंगे कि लेजर बुक, जर्नल बुक, वॉट एवर इज दैट की डेफिनेशन क्या है, बट आपको इस तरीके से अपने लाइफ में आप सोचेंगे इस तरह के एग्जांपल्स, तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। ये एग्जांपल्स अगर मैं आपको एक और एग्जांपल जैसे दे सकता हूँ, जस्ट इट्स क्लिक अभी मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि जैसे आप 3-4 फ्रेंड्स हैं, कई बार आप कैंटीन जाते हैं, कैंटीन में जाकर सपोज कर लीजिए आज एक फ्रेंड ने पैसे दिए हैं, ठीक है, तो उसमें आप डालते हैं कि सपोज कर लीजिए आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बाय इक्वल करते हैं, तो 4 फ्रेंड हैं, तो सपोज किसी ने 200 रुपीज़ स्पेंड कर दिया तो सबको 50-50 सब पे आएगा, ठीक है। अब जिसने 200 रुपीज़ स्पेंड कर दिए हैं वो बोलेगा हाँ भाई मुझे तो 150 रुपीज़ सबसे अभी अब 150 टोटल लेने हैं, ठीक है। अब जब नेक्स्ट टाइम कोई दूसरा सपोज जाता है, जो सेकंड फ्रेंड जाएगा, तो वहाँ पर भी सपोज कर लीजिए कि उसने अगर 100 रुपीज़ स्पेंड किए हैं तो वो 25 सबसे रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो जिस तरह से आप ये अकाउंट बनाएंगे, हाँ मुझे उससे जैसे कि 50 रुपीज़ पहला फ्रेंड बोलेगा मुझे लेने थे 25 रुपीज़, आप एडजस्ट कर लो तो 25 नेट बैलेंस हो जाएगा, ठीक है।
तो इसी तरीके से आप जिस तरह से हिसाब बनाते हैं, अकाउंटेंसी इज दैट, कि ये इसी तरह से आप देखेंगे, अगर आप ओवर लेवल पे देखेंगे, आपने हर फ्रेंड का नाम लिखा होगा, हाँ भाई मुझे इससे इतने लेने हैं या इस फ्रेंड को इतने देने हैं। सेम थिंग यू हैव टू थिंक फॉर दैट, और उसके बाद आप डेफिनेशन पढ़ो, इसको रिकॉर्ड कर रहे हो, क्लासिफाई कर रहे हो, समराइज कर रहे हो इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शन इन इवेंट विच आर इन पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट। तो उसके बाद हमें रिजल्ट पता चल जाएगा। आपके केस में ये होगा कि आप ये बोलोगे भाई मेरे को आपसे इतने लेने हैं, दूसरा फ्रेंड बोलेगा मुझे आपको इतने देने हैं। दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग। आप इस डेफिनेशन के, आप एग्जाम्पल्स के थ्रू जाएंगे तो दिस विल मेक इट क्लियर। ये जो भारी भरकम डेफिनेशन उन्होंने डाली हुई है, आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। अब इसके आगे चलते हैं। इसमें जो अकाउंटेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है इकोनॉमिक इवेंट की। इकोनॉमिक इवेंट मतलब कि मॉनेटरी, जो भी इवेंट हमारा जो मॉनेटरी टर्म्स पे होता है, जिसमें कि आप डिफाइन करते हैं कि रुपीस होना चाहिए या यूएसडी या कोई भी मॉनेटरी टर्म होगा, हमें वो ही लेकर आना है। इसमें कोई बार्टर एक्सचेंज वो वाला सिस्टम नहीं चलेगा कि मैंने एक चीज़ दी तुम दूसरी चीज़ दो, नॉट लाइक दैट। रुपीस या यूएसडी जो भी हो मॉनेटरी टर्म्स पे हो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपको समझना है कि मॉनेटरी टर्म्स में ही सब कुछ इसमें होना चाहिए। अब जो एक्सटर्नल इवेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक आउटसाइडर्स है, ठीक है। जब ऑर्गेनाइजेशन के और आउटसाइडर में कोई भी डील होती है तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल इवेंट्स। जैसे कि मैंने सपोज कर लीजिए मैं एक एग्जांपल यूज़ करता हूँ और इसको मैं आगे भी करूँगा। मेरा चेयर का जैसे कोई बिजनेस है तो मैं चेयर बनाता हूँ, ठीक है। कुछ मशीन्स मैंने रखी हुई हैं जो वुड काट देती हैं और उसके बाद उसको सेल करता हूँ। अब मेरे लिए जो होगी, जो मैं सेल करूँगा, जो मेरी चेयर्स को जो भी करूँगा और किसको दूंगा, अपने कस्टमर्स को दूंगा। तो मैंने जो सेल करी जो कस्टमर्स को, तो वो मेरे लिए क्या होंगे, दिस इज, क्योंकि मैं आउटसाइडर्स के साथ एग्रीमेंट में आ रहा हूँ, तो वो मेरे लिए क्या होंगे, एक्सटर्नल इवेंट होगा। इसी तरह से अगर सपोज कर लो मैं कोई सर्विसेज रेंडर करता हूँ, सपोज कर लीजिए मैं अगर कुछ की इनकम टैक्स की रिटर्न है वो फाइल करता हूँ, ठीक है। वो मेरी एक सर्विस है, उसमें मैंने कोई गुड्स तो बेचा तो नहीं है, लेकिन सर्विस अगर किसी को रेंडर कर रहा हूँ और किसी कस्टमर को दे रहा हूँ, तो वो भी मेरे लिए एक एक्सटर्नल इवेंट पार्टी आ जाएगी, क्योंकि वो एक आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और अब सपोज जो मैं चेयर बेच रहा हूँ उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए। अब चेयर के लिए द बेसिक रॉ मटेरियल इज वुड, लकड़ी होनी चाहिए, राइट। अब वो मैं किसी से लेता हूँ तो वो मेरे सप्लायर्स होंगे, जो मुझे देंगे वो मेरे सप्लायर्स होंगे। उसके बाद अगर सपोज कर लीजिए मैंने जो जगह ली हुई है जहाँ पे मैं पूरा का पूरा अपनी फैक्ट्री ऑपरेट कर रहा हूँ, वहाँ पे मैं रेंट दे रहा हूँ, तो उसमें जो मैं रेंट पे कर रहा हूँ लैंडलॉर्ड को, तो वो भी मेरा एक्सटर्नल इवेंट है। वो भी मैं अपने लैंडलॉर्ड के साथ एग्रीमेंट में हूँ कि इस महीने का इतना रेंट होगा, तो वो मेरे लिए लैंडलॉर्ड एक्सटर्नल है, इसलिए वो भी एक मेरे लिए एक्सटर्नल इवेंट है। अब एक्सटर्नल ये है कि हम किसी के साथ बाहर वाली पार्टी के साथ आते हैं। इंटरनल इवेंट क्या होता है, इंटरनल इवेंट क्या होता है, एक मल्टीपल, जैसे हमारी एक ऑटो की अगर देखें, अगर आप एक कार देखें कैसे बनती है, कार की सबसे पहले बॉडी बनेगी, उसके बाद उसमें पेंट डाला जाएगा, उसके बाद उसमें इंजन डालेंगे, फिर टायर्स एंड ऑल दैट वो करेंगे और फिर एक्सेसरीज करेंगे। तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होती रहती है कार, जब पूरी बन रही होती है। एक शॉप जो मतलब कि एक जैसे आप समझ लीजिए उस एक फैक्ट्री के अंदर इसको बोला जाता है मल्टीपल शॉप्स होती हैं। शॉप होती है कि एक बॉडी शॉप होती है जो पूरा बॉडी बनाती है, एक पेंट शॉप होती है जो पेंट करेगी, एक इंजन शॉप होगी जो इंजन डालेगी, एक जैसे टायर का होगा वहाँ पे टायर लगेंगे। तो जो भी आपका व्हीकल है वो हर जगह पे मूव होता रहता है और एक्सेसरीज में जाता है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि एक ही कंपनी है, सपोज कर लीजिए टाटा है, महिंद्रा है, कोई भी है। अब महिंद्रा अपनी कार निकाल रही है, थार निकाल रही है, तो पहले उसकी बॉडी बनेगी, फिर उसमें पेंट होगा, फिर उसमें इंजन डालेंगे, फिर उसमें टायर डालेंगे, एक्सेसरीज होगा, वॉट एवर इज दैट, कि वो सारा का सारा महिंद्रा के अंदर ही होगा। तो वो उसको हम बोलेंगे इट इज़ एन इंटरनल इवेंट, ठीक है। जहाँ पे
एक जो जैसे बॉडी शॉप है उसको जैसे स्टील मिलेगा तो वो उनके लिए रॉ मटेरियल होगा, लेकिन जब वो पेंट शॉप को देंगे, उसको प्रोसेस करके देंगे, तो वो उसके लिए पेंट शॉप के लिए रॉ मटेरियल होगा, लेकिन बॉडी शॉप के लिए आउटपुट होगा। ठीक है, तो ये लेकिन सब कुछ हो के इसमें रहा है महिंद्रा की फैक्ट्री में, एक ऑटो फैक्ट्री में। ठीक है, तो ये इंटरनल इवेंट है। अब इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है। अकाउंटेंसी में ये हमें जरूर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। ट्रांजैक्शंस वो होंगी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इकोनॉमिक टर्म्स में होंगी, फाइनेंशियल टर्म में होंगी। दूसरा वो होंगी जिसमें कि जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होंगी। प्लीज अंडरस्टैंड दैट कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मतलब कि उस कंपनी, पार्टनरशिप या हमसे रिलेट होनी चाहिए, उसको जो मेरा बिजनेस है उसके साथ ही रिलेट होनी चाहिए। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए अगर आप अपने, जैसे मेरी चेयर की सपोज मैं बनाता हूँ, तो चेयर को बना के मैं सेल करता हूँ। अब मैं उसको सेल कर रहा हूँ कैश में, कई लोग मुझे एकदम से पेमेंट करते हैं, कई लोग क्रेडिट क्या होता है कि मैं किसी को सेल कर देता हूँ, लेकिन उसके बाद वो बोलता है कि आप मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, 30 डेज दे दीजिए, 60 डेज दे दीजिए, मैं आपको उसके बाद 1-2 मंथ्स में आपकी पेमेंट कर लूँगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपनी चेयर्स तो दे दी हैं, लेकिन मुझे पेमेंट नहीं मिली है, बट उसने प्रॉमिस किया है कि मुझे 2 महीने बाद पेमेंट मिल जाएगी, तो वो क्रेडिट होता है। ठीक है, तो ये मेरे लिए, अगर ये ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म्स में, तो ये मैं रिकॉर्ड करूँगा, और ये मैं इसको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि ये ट्रांजैक्शन को मुझे लेना है। लेकिन यहीं पर आप देखेंगे, मैं अगर किसी एम्प्लॉय को रखूँ, किसी को कोई सीईओ को लेकर आऊँ, सीएफओ को लेकर आऊँ, तो वो अगर आप देखेंगे दैट इज़ नॉट लाइक कि किसी को अपॉइंट करना या किसी को पॉलिसीज़ को चेंज करना कोई कंपनी की, वो जो होता है वो फाइनेंशियल नेचर का नहीं है, राइट। और उसमें क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड है, लेकिन वो फाइनेंशियल पे नहीं आता, तो इसलिए उस चीज़ों को हम रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं करेंगे। उसको फाइनेंशियल नेचर का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको जो भी चीज आपने जो मेजर कर सकते हो वही चीज आपको रिकॉर्ड करनी है। जैसे कि आप अगर मेजर कर सकते हैं, जो भी मॉनेटरी टर्म्स में आप मेजर करेंगे, ठीक है, वो ही आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, जिस तरह से अपॉइंटमेंट है या कोई एम्प्लॉय जा रहा है, कोई आ रहा है, उसमें आप मेजर नहीं कर रहे हो, तो वो आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। और एक बार आपको इवेंट पता चल जाए कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ भाई ये मेरा जो इवेंट है ये आइडेंटिफाइड हो गया है, ये ऑर्गेनाइजेशन से लेता है, और उसके बाद इसमें आपने एक बार इसको ये मॉनेटरी टर्म्स में भी आपने डाल दिया कि ये मॉनेटरी टर्म्स में मैंने डिफाइन भी कर दिया कि रुपए के मतलब कोई भी इवेंट है इसमें आपने रुपए मतलब कि फाइनेंशियल नेचर का भी आ गया, वो मॉनेटरी टर्म्स रुपीस में भी आप उसे कन्वर्ट कर चुके हो, वो भी आ गया। तब आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, जैसे कि अभी हमारी केस में हम देख लेंगे, जैसे हमारे में 20 डेज ये हम गए थे, ठीक है। 20 डेज में हम लिखेंगे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7। यहाँ पे तो हमने 20 into 100 डाला आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। अगर आप देखोगे ये 20 टाइम्स यहाँ पर होगा, और हर डे के हिसाब से कब कब आप ट्यूशन में गए हो उसके अकॉर्डिंगली आप बना रहे होगे, ठीक है ना। और उसका जो समरी है यहाँ पे हमने 2000 रुपीज़ करके डाली है। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसको हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि जैसे डे 1 पे गए, डे 2 पे गए, डे 3 पे गए, डे 4 पे गए, इस तरीके से डालना होता है। और इसी को अगर हम डालेंगे इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ही बोलते हैं। और इसकी जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जो ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं, इसकी जो रिकॉर्डिंग होती है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होती है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भी करे हुए हैं प्रिस्क्राइब। और लॉ क्या होता है कि अकाउंट को आपको लिखना किस तरह से है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बताते हैं। और कई बार कोई कस्टम लॉ होता है वो बताते हैं। कस्टम लॉ मतलब गवर्नमेंट आगे बताती है रूल्स एंड रेगुलेशंस, इस तरीके से आपको करना है, इस तरीके से ये आइटम्स आपको दिखानी है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली हमें वो रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आपने सब कर लिया तो उसके बाद आपने एक मैनेजमेंट को बताना है कि भाई ये आपके फाइनेंशियल्स हैं। फाइनेंशियल्स मतलब कि आपके
ये आपने ट्रांजेक्शन्स करी हैं, ठीक है, ये समरी मैनर पे हैं, ये आपके लिए यूज़फुल होगी। एक इंटरनल मैनेजमेंट होती है जो कंपनी खुद होती है, और एक होती है एक्सटर्नल यूज़र्स, ठीक है। एक्सटर्नल यूज़र्स देख लेंगे तो आपको जैसे कि गवर्नमेंट आ जाती है, ठीक है, इन्वेस्टर्स आपके आ जाते हैं, और जो जिसने आपको पैसा दिया होता है, जैसे मेरा चेयर का सपोज कर लीजिए बिजनेस है, तो उसमें मतलब मुझे किसी ने मशीन के लिए पैसा दिया हुआ है, तो वो भी आ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या, जो गवर्नमेंट देखेगी हाँ भाई तुम लॉज वॉज बिल्कुल ठीक से कर रहे हो नहीं कर रहे, तो उसके लिए भी वो भी उसके लिए भी हेल्पफुल होगा, ठीक है। मेरे शेयर अगर लिस्टेड हैं तो जो एक सेबी करके एक ये ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो देखती है कि हाँ भाई तुम्हारे सारे के सारे जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं और जो तुम्हारी अमाउंट है वो सब ठीक से जा रहे नहीं जा रहे। मेरे इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर वो होते हैं जिन्होंने मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया होता है, ठीक है। तो वो देखते हैं कि हाँ भाई कंपनी अच्छी चलेगी तो उनको प्रॉफिट भी होगा, ठीक है, शेयर्स के थ्रू, तो वो भी देखेंगे कि हाँ भाई फाइनेंशियल्स के ठीक हैं, तो वो एक्सटर्नल यूजर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल है। और जो इंटरनल होते हैं उनको वो ये सारे के सारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस तो देखते हैं, लेकिन जो इंटरनल होते हैं उनको ज़्यादा कंट्रोल रहता है जो फाइनेंशियल्स का, तो वो प्लान करते हैं और वो कंट्रोल भी करते हैं। हाँ भी हम देखेंगे कि किस तरह से बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं और हमें देखनी है, और किस तरह से कौन से डिसीजन हमें लेना है। सपोज कर लीजिए महिंद्रा है, ठीक है, महिंद्रा ये बोलेगी कि भाई मेरी जो नई कार है महिंद्रा थार है या XUV700 है, कौन सा ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, चलो भाई मैं इसका प्रोडक्शन फिर ज़्यादा कर लेता हूँ जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है क्योंकि इसकी अच्छी डिमांड है, ठीक है। तो ये भी वो डिसीजंस ले पाते हैं, ठीक है। और ये राइट इन्फॉर्मेशन को राइट टाइम पे जाना, अगर आप थोड़ा सा टाइम मतलब कि 1 साल की इन्फॉर्मेशन आप 2 साल बाद देंगे तो इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो आपको राइट इन्फॉर्मेशन देनी होती है राइट टाइम पे। और रिपोर्ट्स आप जो भी बनाते हैं वो कईयों को डेली भी यूज़फुल होती है, वीकली भी होती है, मंथली होती है, क्वार्टरली होती है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द यूजर्स। तो दैट वाज द कम्युनिकेशन। अब बिजनेस एंटरप्राइज क्या होती है? बिजनेस एंटरप्राइज कोई भी, जैसे अपनी कंपनी हो गई है जो प्रॉफिट के लिए भी काम करेगी या नॉन प्रॉफिट के लिए भी करेगी, ठीक है। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल आप कर रहे हो या उसमें कोई पार्टनरशिप फर्म है या कोई कंपनीज हैं या कोई म्यूनसिपल अथॉरिटी भी है जो नॉन फॉर प्रॉफिट है, गवर्नमेंट के लिए करती है, तो सारी की सारी बिजनेस एंटरप्राइज हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ ये नॉन प्रॉफिट भी हो सकती हैं, मतलब वो प्रॉफिट के लिए नहीं भी काम करें, राइट, ये वो वाली भी हो सकती हैं। इसमें जो इंटरेस्टेड यूजर्स होंगे, जैसे मैंने आपको बताया CEO होगा, CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो सबसे टॉप में होता है। CFO मीन्स चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो फाइनेंस का हेड होता है, ठीक है। फिर बाकी ये डेजिग्नेशंस हैं, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजर्स, एम्प्लॉय, इस तरह से हैं, ठीक है। ये इंटरेस्टेड यूजर्स होंगे। फिर एक्सटर्नल यूजर्स में कौन आएंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, ठीक है, वो एक्सटर्नल यूजर्स होंगे। क्रेडिटर्स में कौन कौन आएगा? जैसे कि क्रेडिटर्स क्या होते हैं? जैसे कि जिन्होंने कंपनी को लोन दिया, जैसे सपोज कर लीजिए मेरी चेयर बनाने की कंपनी है, हाँ भाई मुझे मशीन लेने के लिए किसी बैंक ने लोन दे दिया, तो वो इंटरेस्टेड होगा कि भाई आप कितना कमा रहे हो, क्या आपको उतना आ रहा है कि जिससे आप मुझे मेरा लोन वापस करोगे इंटरेस्ट के साथ, तो वो इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। ये बैंक्स और डिवेंचर होल्डर वही होते हैं जो लोन दे रहे होते हैं, ठीक है। फिर अथॉरिटीज़ हैं, जैसे मैंने आपको बताया टैक्स अथॉरिटी है, सेबी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है, प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड एसोसिएशन है, वो भी इंटरेस्टेड होगी कि भैया अपना क्या आपके प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहे हैं, सब एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, और हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, हमारे प्रॉपर PF कट के ठीक से डिपॉजिट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो दे विल बी इंटरेस्टेड, अथॉरिटीज ऑल्सो विल बी देयर। ओनर्स, जैसे अब उसी इंफॉर्मेशन को कौन देख सकता है? उस सब जो कम्युनिकेट आपने कर दी कि अकाउंट बनाकर, तो पूरी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपने कम्युनिकेट करोगे, तो ओनर पहले ये देखेगा भाई मैंने जितना पैसा डाला है, जैसे मेरे चेयर का बिजनेस हो गया तो मैं देखूंगा भाई मेरे को कितना पैसा मिल रहा है। अगर यही पैसा मैं FD में डालता तो 7-8% मिलता, पर यही पैसा अगर मैं बिजनेस में डाल रहा हूँ सपोज कर लीजिए, तो मेरे को कितना मिल रहा है, क्या उतना मिल रहा है जितना मतलब कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो ओनर्स हमेशा उसमें जब फाइनेंशियल्स में रिटर्न देखते हैं कि भाई उनको रिटर्न कितना मिल रहा है। जो इंटरनल एम्प्लॉयज़ होते हैं, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स,
वो कंपेयर भी करते हैं और अपना एक डिसीजंस भी लेते हैं। जैसे एक विद इन इंडस्ट्री ये लोग कंपेयर करेंगे, हाँ हमारी इंडस्ट्री ये है, ठीक है, और जैसे कि महिंद्रा की इंडस्ट्री ये है कि वो ऑटो का बना रही है, अब वो देखेंगे टाटा के साथ, हाँ भाई कितना कंपैरिजन है, हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, मारुति वाले को हो रहा है, तो ये वो एक अपने डिसीजंस को निकालते हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट ये भी देखती है कि इस जो मनी हम आ रही है, हम जो भी पैसा उसमें आ रहा है, इससे हम डेट भी रीपे करेंगे और हम सॉल्वेंट, मतलब कि हम लोग आने वाले टाइम पे हम लोग सॉल्वेंट भी रहेंगे, ठीक है। सॉल्वेंट क्या होता है कि मतलब हमारे पास पैसा होगा। सपोज कर लीजिए मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ और चेयर का, जैसे मैं बोलता हूँ बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन मैं सारा का सारा पैसा, सारा का सारी सेल्स क्रेडिट की करता हूँ। क्रेडिट मतलब जिसमें मुझे कैश नहीं मिलता, उसके मुझे तो कस्टमर बोलता है 2 महीने बाद दूंगा, लेकिन कस्टमर मुझे पैसे ही नहीं देता, ठीक है। तो मेरे लिए तो एकदम से लॉस हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो सारा का सारा कॉस्ट लगाई थी, लेकिन मुझे तो कुछ पैसा ही नहीं मिला। तो फिर मैं, वो सॉल्वेंसी होती है। तो वो देखते हैं कि, तो अगर वो देखेंगे मैनेजमेंट कि भाई हाँ ये सॉल्वेंट है कंपनी या नहीं है। फिर क्रेडिटर्स, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो लोग बैंक होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो लोन देते हैं, वो ये देखेंगे इंफॉर्मेशन से, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से कि हाँ भाई आप हमारा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल वापस कर सकते हैं या नहीं। इन्वेस्टर्स, आप किसी भी शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आप फाइनेंशियल ज़रूर देखेंगे कि भैया मैं इसमें इन्वेस्ट और करूं या पैसे निकाल लूं, ठीक है। आपको तभी इसमें एडवांटेज होगा ना, जो रिटर्न तो आपका तभी बनेगा जब फाइनेंशियल्स, जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो इसमें नहीं बनेगा रिटर्न, राइट। तो वो भी इसको देखते हैं। फिर गवर्नमेंट हमेशा ये देखेगी कि पेमेंट ऑफ टैक्सेस हो रहे हैं, ठीक है, उसके प्रॉपरली हो रहे हैं, टैक्सेस जा रहे हैं, और फिर वो स्टेक होल्डर्स को जो इसमें प्रोटेक्ट भी करेगी, जैसे एम्प्लॉयज़ को और इसको।